गुड मॉर्निंग। हम 11th की ज्योग्राफी का अध्याय 3 पढ़ेंगे। आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि अभी हमारा जो संशोधित पाठ्यक्रम आया, उस पाठ्यक्रम में हमने जो अध्याय 2 पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के संबंध में, उस पाठ को क्या कर दिया गया, संपूर्ण रूप से हटा दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारा जो 4th लेसन है उसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जिसके नोट्स में आपको भेजे थे वो मैंने वहीं पर आपको स्टॉप कर दिया है। परंतु जो तीसरा पार्ट है इसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसे तो हमें पूरा पढ़ना भी है, आपने इसके नोट्स भी लिख लिए हैं और मैं आज आपको इसके संबंध में जो जानकारियां हैं वह इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूं और आपको इसको पढ़ना है। जो जो भी लेसन आपके आगे हट गए, वैसे तो अध्याय 2, अध्याय 4 और अध्याय 7 ये 3 पार्ट हटे हैं। एक तो पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 7, अर्थात अध्याय 2, 4 और 7 ये 3 पार्ट हटे। इसके अलावा सारे ही पार्ट अध्याय हमको पढ़ने हैं, तो इसलिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अपन ने दूसरा पार्ट पूर्ण रूप से पढ़ लिया था, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पार्ट भी आधा पढ़ा था, परंतु इसको हमने वहीं पे स्टॉप करके मैंने आपको अध्याय 5 शुरू कर दिया है, जिसको हम आगे पढ़ रहे हैं। अब हम बात करेंगे हमारे पार्ट नंबर 3 की, जिसके नोट्स तो आपने उतार दिए, परंतु इसको समझना आपके लिए बाकी था, जिसको आप समझिए। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अर्थात हम ये जानते हैं कि पृथ्वी जो है उसको हमने गेंद के समान आकार, गोल आकार की मानी, परंतु पृथ्वी को अगर वास्तविक रूप में अगर आपने ग्लोब का निरीक्षण किया हो तो पृथ्वी एक खोखली गेंद के रूप में हमारे सामने क्या है, उपस्थित है। परंतु हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी भाग है, अर्थात पृथ्वी के ऊपर के भाग को पपर्टी कहा जाता है, अर्थात धरातलीय भाग को हम पपर्टी कहते हैं, क्योंकि यह अनेक प्रकार की शैलों से बनी हुई है या परतदार रूप में इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको पपर्टी कहते हैं। जैसे हमारी स्किन, इस प्रकार से पृथ्वी का ऊपरी भाग। तथा हमने ये भी पढ़ा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कि पृथ्वी के आंतरिक अगर अंदर तक जाए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग, जिसको हम बोलते हैं क्रोड, क्या बोलते हैं, क्रोड। तो एक तरफ तो हमने जब दूसरा लेसन पढ़ा तो वहां पे देखा कि पृथ्वी की ऊपरी भाग अर्थात पपर्टी से लगा के क्रोड तक का जो क्षेत्र है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती है। और साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर गहराई के साथ तापमान में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। फिर भी हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करना असंभव कार्य हमें लगता है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसकी गहराई को जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान में वृद्धि हो जाएगी। हम किसी कुएं वगैरह में अगर आप देखेंगे कि कितना गहरा हुआ हो, उसमें भी आप उतरते हो तो आप जब अंदर जाते हो तो आपको तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। ये तो आपने प्रत्यक्ष देखा होगा। तो एक तरफ देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना या पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाना, गमन करना और वहां से किसी भी पदार्थ के बारे में जानना एक प्रकार से असंभव बात है। फिर भी हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, अर्थात भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा या भूवैज्ञानिकों के द्वारा इस प्रकार की तकनीक का विकास करना कि उन्होंने हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी हमें किसी न किसी पदार्थ के गुण, विशेषता, उसकी जो बनावट, उसकी जो संरचना होती है, उसके अंदर जो विशेषता होती है, उसके अंदर जो लक्षण होते हैं, उसके अनुसार हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया गया है या उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। अर्थात पृथ्वी के अंदर जाना या पृथ्वी तक जाना, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाना या गम्य करना हमें असंभव सा लगता है। फिर भी हम देखते हैं कि हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के लिए कुछ ऐसे स्रोत, कुछ ऐसे कारक, कुछ ऐसी बातें जिनसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के बारे में भी क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या उसे हम देख सकते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो क्रोड है वो द्रव्य के रूप में पिघला हुआ, उसके ऊपरी भाग धीरे धीरे कठोरता की ओर है, आंतरिक भाग द्रव्य रूप में। फिर भी हम देखते हैं कि हमारे भूगर्भ के अंदर जो जानकारियां है और जो भूगर्भ की जो संरचना है उसमें हम देखते हैं कि
एक तो बाहरी कारण अर्थात बाहरी शक्तियों का एवं एक आंतरिक कारण अर्थात आंतरिक शक्तियों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और समय के साथ इन बाहरी और आंतरिक जो शक्तियां होती है, जो कारण होता है, उनके प्रभाव के कारण हम देखते हैं कि भूगर्भ हो या पृथ्वी के ऊपरी भाग हो, दोनों भाग, भूगर्भ अर्थात पृथ्वी का आंतरिक भाग हो या पृथ्वी का ऊपरी भाग हो, उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर बाहरी शक्तियों के प्रभाव एवं आंतरिक शक्तियों के प्रभाव के कारण हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अब हम इन परिवर्तनों को, इन बाहरी और आंतरिक शक्तियों के परिवर्तन को भूगर्भ के जानने के स्रोत के आधार पर या भूगर्भ की जानकारी के स्रोत के आधार पर हम इसे दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक भाग तो हमारा कहलाएगा कि पृथ्वी को जानने की प्रत्यक्ष जो हमें स्रोत है, यानी प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब होता है कि ऐसे प्रमाण जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक स्थिति या पृथ्वी की आंतरिक भाग के अंदर किस प्रकार की पदार्थों का निर्माण हुआ होगा। और उसमें सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में या प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हम देख सकते हैं चट्टानें, अर्थात हमारी जो पृथ्वी जो भूकंपटी से लगाकर आंतरिक स्थिति तक जो बनी हुई है, तो वह विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। अर्थात आप देखते हैं, आप कहीं में भी खुदाई वगैरह करते हैं, आप पृथ्वी के ऊपर प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं, तो आपको हर जगह एक समान रूप से कहीं पर भी खुदाई करते समय कोई पदार्थ नहीं मिलते। कहीं बहुत ही कठोर पत्थर होते हैं, तो कहीं नरम शेल होती है, कहीं पर आपको मिट्टी मिलती है। तो इस प्रकार की विभिन्न पदार्थों का जो निर्माण से पृथ्वी की कपटी बनी हुई है, पृथ्वी की जो स्थल धरातल से आंतरिक भाग की जो स्थिति बनी हुई है, इन्हीं को हम चट्टान के रूप में कहते हैं, जिन्हें हम शेल या चट्टान कहते हैं। और इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि इस शेल और चट्टान को रूप में जैसे देखें, तो जैसे दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो वहां सोने की खान है, कहीं पर आप देखो कोयले की खान मिलना, कहीं सोने की खान मिलना, कहीं पत्थर मिलना, पत्थरों में भी अलग अलग प्रकार के कलर के पत्थर मिलना, कहीं ग्रेनाइट मिलना। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो हमें चट्टानें देखने को मिलती है, ये हमारे सामने भूगर्भ जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत कहलाएगा। जैसे दक्षिणी अफ्रीका में सोने की जो खानें हैं वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। और हम देखते हैं कि इस चट्टानों के या प्रत्यक्ष स्रोतों को और अधिक जानकारी के लिए हमारे जो भूगर्भ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 2 परियोजनाओं का काम चल रहा है, अर्थात विश्व में भूगर्भ की जानकारी या चट्टानों को गुणों और धर्म के आधार पर, चट्टानों के लक्षणों के आधार पर भूगर्भ की और अधिक जानकारी के लिए हमारे सामने 2 परियोजनाएं। इसमें सबसे पहली परियोजना जो है गहरे समुद्रों में प्रवेदन करना, अर्थात गहरे समुद्रों में जाकर उनकी आंतरिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। और जिसके कारण हमने देखा कि सबसे गहरा आर्कटिक महासागर में खुला क्षेत्र, जिसमें 12 किलोमीटर तक गहराई तक के वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया है, सर्वेक्षण करके बहुत सारे प्रत्यक्ष प्रमाण गहराई के अंदर जाने के या गहरे भाग में जाकर प्राप्त किए हैं। और दूसरी जो परियोजना है वह है संबंधित महासागरीय प्रवेश परियोजना, अर्थात आपस में महासागरों का संबंध और उसके अंदर गहराई के साथ किस प्रकार से एक और दूसरे महासागर के अंदर संबंध है, समानता है, इसके संबंध में भी जानकारी हमारे प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में या भूगर्भ जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हमें बताई गई है वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसे हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे जब हम महासागर पाठ हट लिया वैसे, परंतु फिर भी आपने पढ़ा था, जब आपने देखा था कि महासागर महाद्वीपों की उत्पत्ति के संबंध में जो बात की थी, तो वो किस प्रकार से हुई, तो वो इन्हीं परियोजनाओं के माध्यम से, इन्हीं भूगर्भ की जानकारी के माध्यम से ही हम महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति के संबंध में भी तथ्यों की क्या करते थे, जानकारी करते थे। तो हमारे प्रत्यक्ष स्रोत में पहला हो जाता है चट्टानें, जिनसे हम भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो प्रत्यक्ष स्रोत होता है उसको आप देखते हैं, आयोडीन आप देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग से आपने देखा होगा, आपने टेलीविजन वगैरह में आपने देखा होगा, प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा कि जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक पदार्थ जो गर्म अवस्था में निकलता है, जिसको
जिसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं? मैग्मा। अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो चट्टानें हैं और जिसमें जो प्राथमिक या ऊपर की जो चट्टान है जिसका नाम है आग्नेय चट्टान, यह मैग्मा से निर्मित है। किससे निर्मित है? मैग्मा। मैग्मा क्या है? तो मैग्मा एक गर्म पदार्थ, एक गर्म तरल पदार्थ जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित है, और वह जब किसी चट्टान को जो कमजोर चट्टान होती है उसमें नीचे के दबाव के कारण या नीचे इसके दबाव में परिवर्तन के कारण जब उसमें प्रेशर लगता है तो वह क्या करता है? पृथ्वी की कमजोर धरातल की कमजोर चट्टान से वह क्या होता है? बाहर निकलता है, और वो गर्म मैग्मा जब बाहर निकलकर इस प्रकार से बाहर निकलता है धरातल पर तो ये लावा कहलाता है। यही मैग्मा जब धरातल पर आ जाता है, अंदर रहता है तो मैग्मा, जब यही मैग्मा धरातल को फाड़कर, धरातल को चीरकर ऊपर आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लावा। और यह लावा कई किलोमीटर ऊंचाई तक इस तरह से फैलता है और उसके आसपास फिर क्या हो जाता है? कई बड़ी-बड़ी चट्टानें, कई बड़ी-बड़ी रूप ले लेता है और इसको बोलते हैं ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी उद्गार और जिसमें धरातल के अंदर से मैग्मा का निकलना और लावा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचना, तो इस प्रकार की जो बातें हैं इससे भी प्रयोगशाला के अंदर अन्वेषण कर, खोज करके यह बताया गया कि पृथ्वी के अंदर यह बताया तो कठिन है कि पृथ्वी के अंदर गहराई तक या यह कितनी गहराई तक यह लावा स्थित है यह बताना तो बड़ा ही कठिन कार्य है। फिर भी प्रयोगशालाओं में विभिन्न प्रकार की खोजों अन्वेषणों के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि पृथ्वी के नीचे अर्थात गर्म चट्टान के रूप में आग्नेय चट्टान है जिसके अंदर मैग्मा एक तरल गर्म पदार्थ के रूप में क्या होता है? फैला हुआ है, और वह कभी-कभी जहां पर कमजोर चट्टान या भूपटल का जो कमजोर भाग होता है उसको फाड़कर चीरकर ऊपर ज्वालामुखी उद्गार के रूप में निकलता है। और ये ज्वालामुखी क्या होते हैं, किस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है वह हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप में क्या लिखे हैं? सिर्फ प्रत्यक्ष स्रोत। तो प्रत्यक्ष स्रोत दो हो गए, एक हो गया चट्टानें और दूसरा हो गया ज्वालामुखी उद्गार। ये भूगर्भ की जानकारी के दो प्रत्यक्ष क्या कहलाएंगे आपके सामने? उदाहरण कह सकते हैं या प्रत्यक्ष कारक कह सकते हैं, या इनके माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से यह देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक भाग किस प्रकार का है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है। दूसरी बात करें तो दूसरे रूप में हम देखते हैं कि पृथ्वी की या भूगर्भ की जानकारी की जो दूसरा स्रोत है या दूसरा जो प्रमुख कारक देखने को मिलता है वह होता है अप्रत्यक्ष, यानी कुछ पदार्थों के इस प्रकार के भू लक्षण हमें आंतरिक भाग में भूगर्भ की जब खनन वगैरह करते हैं, भूगर्भ के अंदर जब हम खोदते हैं तो हमें कुछ पदार्थ जो प्राप्त होते हैं या कुछ ऐसी बातें जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है उसे हम अप्रत्यक्ष स्रोत कहेंगे। किसके? भूगर्भ जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत कहेंगे, जिसमें सबसे पहला अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में अपन देखें तो पदार्थों के अंदर विभिन्न प्रकार के गुण धर्म गहराई के साथ क्या होते हैं? अलग अलग रूपों में मिलते हैं। कि पदार्थों के अंदर गुण धर्म अर्थात लक्षण, उनके अंदर जो अलग अलग प्रकार के लक्षण, अलग अलग प्रकार के पदार्थ, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन पदार्थों का जो घनत्व होता है वह गहराई के साथ बढ़ता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो इस प्रकार की जो बात है उसको हम जान नहीं सकते ऐसा क्यों है, परंतु फिर भी हम इसे एक अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में कह सकते हैं कि गहराई के साथ पदार्थों के घनत्व का बढ़ना या गहराई में पदार्थों की अलग अलग संरचना या अलग अलग गुण धर्मों के पदार्थों को पाया जाना, ये सबसे पहला अप्रत्यक्ष स्रोत माना गया है किसका? भूगर्भ जानकारी का। दूसरे अप्रत्यक्ष रूप में हम देखते हैं तो आपके सामने आती है उल्काएं। अब ये उल्काएं हैं क्या? सभी को पता है जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति कर रहे थे तब आते हैं कि यह उल्काएं होती तो कहाँ है? ब्रह्मांड में। परंतु कभी कभी जैसे पुख्त तारा के रूप में हम देखते हैं, परंतु कभी कभी ये क्या होती है? पृथ्वी पर गिरती है और पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढे के रूप में यह ऊपर से ब्रह्मांड से नीचे गिरती है। चूंकि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग का कोई अंश नहीं होता, उल्काएं पृथ्वी के आंतरिक भाग का कोई पदार्थ नहीं, परंतु जब ये उल्काएं ब्रह्मांड से
पृथ्वी पर गिरती है या आकाश से पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर गिरती है, जाती है तो गहराई में गहरा खड्डा कर देती है। और जब वैज्ञानिकों ने सर्वेक्षण किया तो उन्होंने ये पाया कि उल्का के द्वारा जो पृथ्वी का आंतरिक भाग के साथ जो उसका संबंध होता है वह जहाँ जो पदार्थ उल्काएं द्वारा पृथ्वी के गर्भ के अंदर या पृथ्वी के भूगर्भ के प्राप्त होता है वे पदार्थ और पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ दोनों में क्या हो रही है, समानता हो रही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो उल्काएं होती है वह हमारी पृथ्वी की तरह ही एक ठोस ग्रह है। क्या है, यह भी हमारे पृथ्वी के समान ही एक ठोस ग्रह है और इसके पदार्थ और पृथ्वी के पदार्थ जो दोनों आंतरिक भाग में मिलते हैं दोनों ही समान मिलते हैं। दोनों के पदार्थों में मिला जुला रूप होना या मिलता जुलता रूप होना भी हमारा अप्रत्यक्ष स्रोत माना गया। अर्थात उल्काएं को भी हम पृथ्वी की भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत कह सकते हैं। अगला हम देखें तो हम देखते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी में पाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। आपने सभी को पता है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल होता है और यह गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह आपके पृथ्वी पर जो है वह असमान रूप में होता है। असमान रूप में अर्थात कैसे, तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी पृथ्वी के अंदर ये जो रेखाएं आपने काल्पनिक रेखाएं मानी है इसे तो आप बोलते हो भूमध्य रेखा। इसके मध्य में एक रेखा है 0 डिग्री बीचों बीच की रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये ऊपर का भाग है उसे बोलते हैं ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और ये वाला होता है दक्षिणी ध्रुव। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण जो बल है वह एक समान रूप में न होकर पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह एक समान न होकर हम देखते हैं कि ये ध्रुवों पर तो अधिक पाया जाता है और भूमध्य रेखा पर कम। अर्थात पृथ्वी के मध्य में गुरुत्वाकर्षण बल कम और ध्रुवों पर अधिक रूप में या अधिक मात्रा में पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ अधिक होता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक दूरी से जैसे जैसे ध्रुव या जैसे जैसे जो भूमध्य रेखाएं दूरी पर स्थित है वहां दूरी के बढ़ने के साथ अर्थात भूमध्य रेखा के पास ध्रुवों से ध्रुवों तक अधिक होने का कारण क्या है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होता है, बढ़ता है। अतः भूमध्य रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। और इस गुरुत्वाकर्षण बल का केंद्र से दूरी के कारण और पदार्थों के द्रव्यमान के अनुसार क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पदार्थ का जैसे जैसे द्रव्यमान होगा वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या होती है, कमी और अधिकता पाई जाती है। तो इस प्रकार का जो रूप, इस प्रकार का जो गुण होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, उसे भी भूगर्भ की जानकारी का एक अप्रत्यक्ष क्या माना गया है, स्रोत माना गया है। उसी तरह हम आगे देखें अप्रत्यक्ष स्रोत में तो हमारे पृथ्वी के अंदर कुछ चुंबकीय क्षेत्र है। अर्थात कुछ पदार्थ जो होते हैं उनको सर्वेक्षण के माध्यम से उनके वितरण को चुंबकीय तत्वों के माध्यम से, चुंबकीय सर्वेक्षण के माध्यम से पता किया जा सकता है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा पदार्थ किस रूप में स्थित है। यह चुंबकीय सर्वेक्षण से प्राप्त होता है। तो चुंबकीय सर्वेक्षण भी हमारे पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक अप्रत्यक्ष स्रोत माना गया है। और अंतिम रूप में मैं बताऊं कि भूगर्भ की जानकारी का एक सबसे प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत है वह है भूकंप। अर्थात जो पृथ्वी पर भूकंपीय क्रिया होती है, पृथ्वी पर जो भूकंपीय क्रिया होती है वह भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का अप्रत्यक्ष क्या है, स्रोत है। उसके द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी को प्राप्त किया जाता है। अतः हम अप्रत्यक्ष स्रोत में पदार्थों के गुणधर्म के अनुसार उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय तत्व एवं भूकंप को अप्रत्यक्ष स्रोत किसके, भूगर्भ की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत कह सकते हैं। आगे का हम इसको अंदर इस अध्याय के अंदर हमें दो ही बात पढ़नी है। एक तो प्रमुख रूप से हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हमें ज्वालामुखी पढ़ना है और अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में हमें भूकंप, जिसका विस्तृत अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।